वेलकम एवरीवन। आज इस नए लेक्चर में हम जानने वाले हैं एनर्जी, वर्क एंड एनर्जी टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें हम जानने वाले हैं कि आर वेरियस एनर्जी फॉर्म्स इंटर कन्वर्टिबल। तो हम ये जानने वाले हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हो जाता है जानने के लिए कि क्या एनर्जी के फॉर्म्स जो है ये इस टाइप की एनर्जी है, कोई अलग टाइप की एनर्जी होगी, तो क्या ये दोनों एनर्जीज जो है वो इंटर कन्वर्टिबल है, मतलब क्या एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट की जा सकती है, या फिर क्या एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में चेंज की जा सकती है, या फिर क्या एक एनर्जी कुछ अलग एनर्जी में थोड़ी सी और दूसरे एनर्जी में थोड़ी सी ऐसे चेंज या फिर ट्रांसफ़र की जा सकती है। तो ये हम इस टॉपिक में जानने वाले हैं। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वैसे भी पढ़ने के लिए। यू आर वॉचिंग विन साइंस एंड अब हम जानने वाले हैं वर्क एंड एनर्जी का आर वेरियस एनर्जीज इंटर कन्वर्टिबल मतलब जो एक दूसरे में चेंज की जा सके, वैसी वाली एनर्जीज। तो कैन वी कन्वर्ट एनर्जीज फ्रॉम one form to another? We find in nature number of instances of conversion of energy from one form to another। तो जो हमारा नेचर है तो उसमें कई सारी एनर्जीज जो है वो हमें कन्वर्ट होती हुई दिख जाएगी। जैसे अब जब आप टरबाइन या फिर विंड मिल घूमता हुआ देखोगे ना, विंड मिल कुछ इस तरीके का होता है। हाँ, चलो अच्छे से ड्रॉ करके दिखा दूँ। तो कुछ इस तरीके का विंड मिल होता है। तो जब वो विंड मिल घूमता है तो हमें मिल जाती है इलेक्ट्रिसिटी। तो विंड मिल से जो इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है या फिर जो विंड मिल है उससे जो हमें एनर्जी मिल रही है, जो पावर मिल रही है, तो उसमें जो टरबाइन है, मतलब जो विंड मिल का जो वो जो पार्ट होता है जो काम करता है, तो वो तो एक्चुअली घूम ही रहा है ना। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे काइनेटिक से हमें मिल रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी? या फिर इससे एक बहुत अच्छा एग्जांपल ले लेंगे हम, गाड़ी जो चल रही है, कार। तो कार जब मूव होती है ना, तो कार मूव होते टाइम जो फ्यूल है तो वो फ्यूल ही कार को काइनेटिक एनर्जी देता है। तो हम क्या ऐसा कह सकते हैं कि जो फ्यूल है कार का, वो फ्यूल की जो एनर्जी है वो चेंज हो गई है किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। तो कुछ इस तरीके से हमें कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज मिल जाती है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? या फिर हमारी सोलर सिस्टम ले लो, जितनी सन से एनर्जी आ रही है उसमें से कुछ एनर्जी कन्वर्ट होकर स्टार्च बन रही है और प्लांट्स में स्टोर हो रही है। उसी के अपोजिट कुछ जो एनर्जी है वो सोलर सिस्टम में बाहर जा रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। कुछ एनर्जीज हमारे जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसको गर्म रख रही है। और कुछ एनर्जी ऐसी है जो सोलर पावर या फिर सोलर प्लांट में जाके सोलर एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो एक एनर्जी अलग अलग माध्यम में हमें यूजफुल लगती है, मतलब वो अपना फॉर्म चेंज कर रही है कुछ गोल हासिल करने के लिए। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जितनी एनर्जी है ना वही एनर्जी यहाँ डिवाइड हो रही है। तो इसका मतलब क्या? एनर्जी तो एक एट द एंड ऑफ द डे टोटल एनर्जी तो एक कंजर्व अमाउंट में होगी। तो वो कंजर्व अमाउंट पे एनर्जी कितनी होगी ये हम अब जानने वाले हैं। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी कंजर्व्ड है मतलब क्या? अमाउंट ऑफ एनर्जी कांस्टेंट है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें यही बताता है। व्हाट हैपन्स टू द टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ड्यूरिंग और आफ्टर द प्रोसेस? व्हेनेवर एनर्जी गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड द टोटल एनर्जी रिमेन्स अनचेंज्ड। तो कितनी भी एनर्जी चेंज हो, कुछ भी हो, लेकिन जो एनर्जी जो हमें मिलने वाली है ना तो वो आखिरकार अनचेंज रहेगी, जितनी है उतनी ही रहेगी। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? जितनी एनर्जी पहले थी उतनी ही एनर्जी बाद में भी रहेगी। बीच वाली प्रोसेस में एनर्जीज चेंज होंगी या फिर बीच वाली प्रोसेस में एनर्जीज का यहाँ वहाँ शिफ्ट होना हमें दिख जाएगा। According to this law, energy can only be converted from one form to another. It can neither be created nor be destroyed. अब इसका मतलब क्या है? देखो, हम एनर्जी जो है ना वो बना नहीं सकते। यस,
हम जितनी दुनिया की एनर्जी है वो उतनी ही है, उससे हम ज़्यादा भी नहीं बना सकते, उससे हम कम भी नहीं बना सकते। तो जितनी है उतनी एक कांस्टेंट अमाउंट में एनर्जी हमें देखने को मिल जाएगी। उसमें आप एक तो एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते या फिर एनर्जी को आप क्रिएट भी नहीं कर सकते। सिमिलर चीज़ मास के साथ भी है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, तो ये मास के साथ भी चीज़ आ जाती है। तो टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन्स द सेम, तो जितनी पहले एनर्जी है और बाद में वो सेम रहेगी। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज वैलिड इन ऑल सिचुएशंस एंड फॉर ऑल काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब चाहे ये एनर्जी उस एनर्जी में जाए, वो वाली एनर्जी इस एनर्जी में आए, हर टाइप की एनर्जी के लिए ये लॉ बहुत ज़्यादा कांस्टेंट है, वो लॉ चेंज नहीं होगा ऑब्वियसली। तो हमें यहाँ तक बहुत अच्छे से जाना है। अब लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m be made to fall freely from a height h. At the start the potential energy is mgh। चलो ये ऑब्जेक्ट है, इसको यहाँ से हमने इस हाइट पर गिरा दिया, h हाइट पे गिरा दिया, यहाँ से स्टार्ट किया, अरे हाँ ये यहाँ से यहाँ तक गिरा दिया। तो स्टार्टिंग में इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh, h हाइट पे है तो, एंड काइनेटिक एनर्जी जीरो बिकॉज वो मूव नहीं हो रहा, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो आ जाएगी। Why is the kinetic energy zero? Because वो मूव कर नहीं रहा, because velocity is zero, simple। The total energy of object is thus mgh। तो इस पॉइंट पे सिर्फ mgh ही टोटल एनर्जी है ऑब्जेक्ट की। As it falls potential energy will change into kinetic energy। yes, तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे नीचे फॉल करेगा वैसे उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ना मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाना, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। As the fall of the object continues, the potential energy would increase, while the kinetic energy potential energy would decrease and kinetic energy would increase। When the object is about to reach the ground, मतलब जमीन पे आने से पहले, at h is equal to 0 v will be the highest, velocity सबसे ज़्यादा होगी। इसका मतलब क्या, at lowest kinetic energy will be max, और जो पोटेंशियल एनर्जी है that will be less। Therefore the kinetic energy would be largest and potential energy the least। However the sum of potential energy and kinetic energy at the point would be same at all points। तो इसका मतलब क्या है, तो देखो इसका हम थोड़ा डायग्रामेटिकली जान लेंगे। आपने ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पे गिराया है, हाइट h है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी जानेंगे। काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी है हम मान लेते हैं 10। इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 10। इस पॉइंट पे मान लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ 5। इसका मतलब क्या, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे एनर्जी, टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहने वाली है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एनर्जी कांस्टेंट रहने वाली है। दिस इज द टोटल, मतलब जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ये यही है। तो मैंने आपको ये बता दिया है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी गिव्स कांस्टेंट। देखो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी गिव्स कांस्टेंट, तो एक कांस्टेंट ही रहेगी एनर्जी। द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो ये जो सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी है तो इसको हम कहेंगे, इस कांस्टेंट को, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी मतलब जितनी पोटेंशियल और जितनी काइनेटिक एनर्जी मिलाकर है वो। We find that during the free fall of the object, the decrease in potential energy at any point in its path appears to be equal to the amount of increase in kinetic energy। जितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ने वाली है, बिकॉज टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कंजर्व रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है, एयर रेजिस्टेंस, मतलब देखो आपने देखा होगा अगर ट्रक स्पीड से जा रहा है और अगर फरारी स्पीड से जा रही है तो ट्रक को बहुत ज़्यादा हवा का ड्रैग लगेगा, बिकॉज ट्रक का जो मास होता है वो ज़्यादा एरोडायनामिक नहीं होता। उसी के अपोजिट जो फरारी होती है वो कुछ ऐसे शेप की होती है कि उससे एयर रेजिस्टेंस कम लगे। तो यहाँ पे हम एयर रेजिस्टेंस पकड़ेंगे ही नहीं, बिकॉज आपको कोई ज़रूरत नहीं है एयर रेजिस्टेंस की अभी के लिए, वो आगे आएगा आगे के स्टैंडर्ड्स में। देयर
is thus a continual transformation of gravitational potential energy into kinetic energy. तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कंटिन्यूसली बदल रही है जब ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक आते जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी ही काइनेटिक एनर्जी में बदलती हुई आपको दिख जाएगी। उन्होंने सेम ही बात बार बार कही है। अब रेट ऑफ डूइंग वर्क, हमने इससे पहले वाले टॉपिक्स में जाना है। जब भी आप रेट लगाओगे तो रेट टाइम के रिस्पेक्टिव में लगेगा, तो जो भी क्वांटिटी दी गई है अपॉन टाइम जब आता है ना, तो तब हम उसे रेट ऑफ समथिंग कहते हैं। अब काम करने का रेट, काम करने के रेट के बारे में थोड़ा सा हम जान लेंगे। एक मिनट में मैं बस यस अब सवाल ये आ जाता है कि डू ऑल ऑफ अस वर्क एट सेम रेट। तो क्या हम सभी लोग आप में, क्या हम सेम रेट पे काम करते हैं? क्या हम सेम रेट का वजन उठा सकते हैं? क्या हम सेम रेट से भाग सकते हैं? क्या हम सेम रेट से दौड़ सकते हैं? तो आंसर है नो, हम नहीं कर सकते। डू मशीन्स कंज्यूम ट्रांसफर एनर्जी एट द सेम रेट। तो क्या मशीन्स सेम रेट पे एनर्जी कंज्यूम कर लेती है? तो अब इसका एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। आपका फ्रिज ले लो और एक एलईडी बल्ब ले लो, तो क्या एलईडी बल्ब ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा फ्रिज से? ऑब्वियसली नहीं, फ्रिज ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा। तो इसका भी आंसर हमें मिल जाता है कि नहीं, सेम रेट पे तो नहीं है। सेम रेट मतलब एक दिए गए 1 घंटे में अगर फ्रिज 100 ले रहा है तो एलईडी बल्ब सिर्फ शायद 10 लेगा। तो कुछ इस तरीके से आपको दोनों के कंपेरिजन में, एक घंटे के कंपेरिजन में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिख जाएगा। तो एजेंट्स दैट ट्रांसफर एनर्जी डू वर्क एट डिफरेंट रेट्स। तो जो एजेंट्स मतलब जो लोग वर्क करते हैं या फिर जो लोग एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, तो उनके रेट अलग अलग होते हैं। स्ट्रॉन्गर पर्सन may do certain work relatively in less time। तो देखो 10 किलो का एक बैग जो है वो आपको माउंटेन के टॉप पे लेके जाना है, तो जो मोटा आदमी होगा मेरी तरह तो वो इजीली कर लेगा, लेकिन अगर कोई पतला आदमी होगा तो वो ये नहीं कर पाएगा। A powerful vehicle would complete journey in shorter time than the less powerful one। अब अल्टो और फॉर्च्यूनर दोनों चला दो घाट सेक्शन में, तो फॉर्च्यूनर बहुत आगे जाएगी बिकॉज उसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है, तो द स्पीड with which these vehicles change energy to do the work is the basis of their classification। Power measures the speed of work done। तो जो पावर है, तो वो है रेट ऑफ डूइंग वर्क या फिर स्पीड ऑफ डूइंग वर्क। दैट इज हाउ स्लो एंड हाउ फास्ट द वर्क इज डन। पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो रेट, जिस रेट से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, इसका मेजर ही हम पावर कहते हैं। पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज पावर। इफ एन एजेंट डज अ वर्क W इन टाइम T, द पावर इज गिवन बाय। तो अगर कोई एजेंट मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर वर्क कर रहा है किसी गिवन टाइम में, तो हम उसकी पावर का अंदाजा लगा सकते हैं। तो पावर का फॉर्मूला आ जाता है P इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो कुछ इस तरीके से आपको ये इक्वेशन मिल जाता है। बहुत ही इजी सा इक्वेशन है पावर का। पावर मतलब क्या कि कोई भी काम कितने समय के रिस्पेक्टिव में हो रहा है। तो अब आप क्या आप ये कह सकते हो कि सर अगर कोई बॉडी बिल्डर है तो वो 10 किलो का बैग लेके स्पीड से भाग सकेगा, तो क्या वो ज़्यादा पावर, क्या उसमें ज़्यादा पावर है? या फिर क्या कोई ऐसा पतला आदमी जिसके अंदर जो इतना तेज नहीं भाग सकता, तो पावर का डिफरेंस कैसे आ जाएगा? तो देखो टाइम के रिस्पेक्टिव में कौन ज़्यादा काम करेगा ना, उससे उसकी पावर डिटरमाइन होती है। अगर आपकी गाड़ी जो है वो शायद 60 के स्पीड से बहुत मतलब इजीली 60-70 तक जा सकती है, इसका मतलब क्या कि वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी गिवन टाइम में। लेकिन उसी की जगह अगर आप साइकिल
चलाने लगे तो शायद आप 20 किलोमीटर जा सको एक एक घंटे में। तो इसका मतलब क्या कि बाइसिकल की जो पावर है गिवन टाइम में डिस्टेंस ट्रैवल करने की पावर, तो वो कम है। तो कुछ इस तरीके से हमें पावर का कंसेप्ट समझ में आ जाता है। तो वर्क, एनर्जी और पावर, ये 3 सेपरेट टर्म्स है। एनर्जी आपने जान ली, और कौन कौन सा आपने जान लिया, वर्क भी आपने जान लिया, W=F/S। एनर्जीज 2 टाइप की जान ली, और तीसरा जो बात आ जाता है वो है पावर। तो और एक बात कि पावर जो है और उसका यूनिट बहुत ज़्यादा सिमिलर आ जाता है। द यूनिट ऑफ पावर इज वैट, कितने वैट की सेल है, मतलब सेल की पावर कितनी है। तो ये एक जेम्स वैट नाम के साइंटिस्ट थे, तो उनके ऑनर में ये नाम दिया गया है। हैविंग द सिंबल W, 1 watt is power of an agent which does work at the rate of 1 joule per second। 1 joule पर सेकेंड की रेट से जब आप काम करोगे तो आप कह सकते हो कि 1 वैट की पावर खर्च हो रही है। We can also say that power is 1 watt when rate of consumption of energy is 1 joule per second। अगर 1 जूल पर सेकेंड एनर्जी यूज हो रही है तो इसका मतलब कि वो इंजन या फिर जो कुछ चीज़ जो एनर्जी कंज्यूम कर रही है वो 1 वॉट ऑफ पावर कंज्यूम कर रही है। तो 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 जूल per second। 1 watt is 1 joule per second। We express larger rates of energy transfer in kilowatts। 1 kilowatt is 1000 watts, 1 kilowatt is 1000 watts, और 1 kilowatts is 1000 joules per second। देखो ये तीनों सेम ही यूनिट्स है। जूल्स पर सेकेंड लगाओ, वॉट लगाओ, या फिर ये बड़ा वाला वॉट्स स्पेलिंग लिख दो, सेम यूनिट आ जाता है। तो कुछ ये बताने की कोशिश की गई है इस टॉपिक में। द पावर ऑफ एजेंट मे वेरी विथ टाइम। दिस मीन्स दैट द एजेंट मे बी डूइंग वर्क एट डिफरेंट रेट्स एट डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो इसका मतलब क्या कि पावर वेरी करती है जिस तरीके से चीज़ें, मतलब जिस तरीके से टाइम चेंज हो रहा है। तो शायद पहले घंटे में गाड़ी 60 की स्पीड से जाए, उसके बाद शायद गाड़ी 50 की स्पीड से जाए, उसके बाद शायद गाड़ी कुछ अलग स्पीड से जाए। तो टाइम के साथ वेरी कर लेता है टाइम, और डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम पे आपको डिफरेंट पावर्स देखने को मिल जाएगी। देयरफॉर द कंसेप्ट ऑफ एवरेज पावर इज यूजफुल। तो अब इतनी ज़्यादा चेंज हो रही है पावर, तो हम एवरेज ले लेते हैं कई सारे पावर्स का, और हम एक एवरेज पावर निकाल लेते हैं। वी ऑब्टेन एवरेज पावर बाय डिवाइडिंग द टोटल एनर्जी अपॉन टोटल टाइम। तो ये एवरेज पावर का फॉर्मूला आ जाता है। एवरेज पावर, रुक जाओ, एवरेज पावर मतलब क्या, एवरेज पावर मतलब टोटल एनर्जी पर टोटल टाइम। तो कुछ इस तरीके से आप पावर के कंसेप्ट को समझ सकते हो। उसका यूनिट वॉट है। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, अब कमर्शियली भी एनर्जी बिकती है। इलेक्ट्रिसिटी भी एक तरीके की एनर्जी है, तो वो भी बिक रही है कुछ ना कुछ यूनिट के साथ। अब यूनिट के साथ याद आया, तो अब आपने अक्सर पूछते हुए देखा होगा एक यूनिट कितने में पड़ रहा है, या फिर कमर्शियल यूनिट क्या है, या फिर डोमेस्टिक यूनिट क्या है। तो ये वॉट के ही बेसिस पे आपको पैसे देने पड़ते हैं। द यूनिट जूल इज टू स्मॉल एंड सीम्स इनकन्वीनियंट टू एक्सप्रेस लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी आपको बेच रहे हैं ना, तो वो 1 जूल बहुत छोटा सा यूनिट है, शायद मैं हाथ हिलाते वक्त 1 जूल खत्म कर दूँ। वी यूज अ बिगर यूनिट कॉल्ड एज किलोवाट पर आवर। तो हम ये किलोवाट आवर नाम का यूनिट हम यूज कर लेते हैं, बिकॉज ये किलोवाट मतलब डायरेक्टली हम थाउजेंड वाले ले लेते हैं। व्हाट इज 1 किलोवाट आवर? लेट अस से वी हैव अ मशीन दैट यूजेस 1000 जूल्स ऑफ एनर्जी एवरी सेकेंड, मतलब एक सेकेंड पे 1000 जूल्स ऑफ एनर्जी जा रही है। इफ दिस मशीन इज यूज कंटिन्यूसली फॉर 1 आवर, तो 1 घंटे के लिए अगर हम 1000 जूल्स वाली मशीन को काम पे लगा दें, इट विल कंज्यूम 1 किलोवाट आवर। तो वो कंज्यूम करेगी 1 किलोवाट ऑफ पावर। Thus 1 kilowatt is energy used in 1 hour at the rate of 1000 joules per second।
अगर कोई इंजन 1000 जूल्स की एनर्जी 1 सेकेंड में बर्न करने वाली, मतलब एक ऐसी इंजन जो 1000 जूल्स 1 सेकेंड में यूज करे, तो मतलब 1 किलोवाट आवर मतलब इतनी एनर्जी है कि अगर आप 1000 जूल पर सेकेंड वाले इंजन को आप 1 घंटे के लिए चलाओ तो जितनी एनर्जी आपको मिलेगी तो वो होगा 1 किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 किलोवाट इंटू 1 घंटा, या फिर 1 किलोवाट इंटू 3600 सेकेंड्स, या फिर 36 लाख जूल्स, या फिर 3.6 इंटू 10⁻⁶। तो कुछ इस तरीके से आपको ये समझ में आ जाएगा। द एनर्जी यूज in households, industries, and commercial establishments are usually expressed in kilowatt hour. For example, electrical energy used during a month is expressed in terms of units. Here, 1 unit means 1 kilowatt hour. तो मतलब इतना ज़्यादा मतलब ये इतना ज़्यादा डीप टॉपिक है। मतलब जब आप 1 यूनिट एनर्जी खर्च कर लेते हो तो इसका मतलब क्या कि आप एक मशीन को जिसकी कैपेबिलिटी है कि वो 1000 जूल्स पर सेकेंड बर्न कर सके, तो उस इंजन को आप 1 घंटे के लिए चला रहे हो, तो इतनी एनर्जी आप कंज्यूम कर लेते हो जब आप 1 यूनिट एनर्जी कंज्यूम कर लेते हो। एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 60 वाट इज यूज्ड फॉर 6 आवर्स पर डे। कैलकुलेट द यूनिट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे बाय द बल्ब। तो एक दिन, 1 डे मतलब क्या कि कितने सारे सेकेंड्स हो गए, नहीं हमने सिर्फ 6 घंटे के लिए ऑन रखा है ना, तो हम सीधा आ जाते हैं उस फॉर्मूले पे। एनर्जी इज इक्वल टू, हाँ चलो, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो W इज इक्वल टू, और जो वर्क होता है और एनर्जी का यूनिट सेम होता है तो एनर्जी पर टाइम, तो ये भी एक पावर का और एक फॉर्मूला जाता है। तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, तो ये हम समझ लेते हैं। तो टाइम है जो है वो है 6 सेकेंड्स, इनटू पावर जो है वो है 60 वाट्स। 60 वाट्स का किलो वाट्स में कितना होगा, 60/1000 0.06, तो आ जाता है 0.06 इंटू 6, तो वो आ जाता है 0.36। तो 0.36 किलोवाट आवर, 0.36 किलोवाट आवर, इतनी पावर वो इतनी एनर्जी वो बल्ब कंज्यूम करेगा अगर वो 6 घंटे के लिए आप चालू कर दो तो शायद ये 1 यूनिट से भी बहुत कम है। तो यहाँ तक आकर हमारा चैप्टर हो जाता है ख़त्म। इसके बाद आपको क्या करना है, पहली बात जो चैप्टर के नीचे वाली समरी है ना वो आपको पढ़ लेनी है। दूसरी बात, आपको जो मैंने यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लाइंस को हाईलाइट करके दिया है वो आपको लर्न करने हैं। लर्न मतलब रट्टा नहीं मारना, आपको समझ के लेनी है। चाहिए तो 1.5x पे चैप्टर्स फिर से देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नया चैप्टर आ जाएगा नेक्स्ट क्लास में, नया चैप्टर तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और बस यही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग विन साइंस। हमारा ये पावर वाला चैप्टर वर्क एंड एनर्जी नाम का चैप्टर हो चुका है ख़त्म ऑफिशियली। अब नेक्स्ट क्लास में एक बहुत अच्छा टॉपिक आने वाला है आपके सामने। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। यू आर वॉचिंग विन साइंस। अगर आपको इन वीडियोज़ से और चैनल से वैल्यू मिली है तो hit the subscribe button and see you in the next class. Bye bye.